हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। मैंने जनरल हिंदी क्लासेस की सीरीज़ शुरू की हुई है और ये जो क्लासेस हैं ये हर एक लेवल के लिए आप हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप पीजीटी के लिए कर रहे हो, टीजीटी के लिए, ठीक है, या फिर पीआरटी के लिए कर रहे हैं आप। और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये वाली वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। इससे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको वर्ण करवा चुकी हूँ, स्वर कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, कैसे ट्रिक्स के साथ आप उनको देख सकते हो, पहचान सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको अभी तक संधि करवाई है, हर प्रकार की संधि करवाई है विद ट्रिक्स के साथ में, ठीक है। आई होप आपके लिए वो वाली वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी। और अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाके उन्हें देखिए और एक सीरीज़ वाइज आप क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। और जो इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ रहा है और अच्छे तरीके से सीरियस होकर अपना काम कर रहा है तो 100% मैं श्योर हूँ कि उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन रिवीजन भी साथ साथ करनी पड़ेगी। चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समास, जिसको हम बोलते हैं, देखो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है संक्षेप में लिखना, यानी कि इन ब्रीफ, ठीक है ना। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो कैसा है? संक्षेप में लिखना, यानी कि इन ब्रीफ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समासिक शब्द या फिर समस्त पद कहलाता है। देखो, एक शब्द से तो नहीं बनेगा, तो दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए। दूसरा क्या, उनका मेल, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। फिर क्या, उससे बनने वाले जो है आपके सार्थक शब्द होना चाहिए। वो सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि विच हैज़ मीनिंग। दो प्रकार के आपके शब्द होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और निरर्थक का मतलब होता है विच हैज़ नो मीनिंग, ठीक है। तो यानी कि दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बना ऐसा सार्थक शब्द, ठीक है, यानी कि जिसका कुछ मीनिंग होगा, उसको समासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे राम कटोरी। राम कटोरी यानी कि राम की कटोरी। अगर मैं इसका समास विग्रह करती हूँ तो देखो ये क्या हो गया आपका समासिक शब्द। और ये जो मैंने बोला ना राम की कटोरी, इसको बोलते हैं समास विग्रह, ठीक है। तो समासिक शब्दों में जो शब्दों के बीच संबंध बताना उसे समास विग्रह बोलते हैं एक बार, ठीक है। समासिक शब्दों में जो शब्दों के बीच में, समासिक शब्द में जो जुड़े हुए जितने भी शब्द होते हैं उसके बीच में जो संबंध बताता है उसको समास विग्रह बोल देते हैं, समास बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि नीलकंठ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या है, ये भी आपके समास का एक एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोलती हूँ नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, और वो कौन होते हैं? महादेव, ठीक है। नीला है जिसका कंठ, वो क्या है? महादेव है। तो ये भी समास है, यानी कि एक संक्षेप में आपको बता दिया कि भैया नीलकंठ भी बोलते हैं महादेव जी को। पूरा पूरा बोलने की आपको जरूरत नहीं है कि नीला है जिसका कंठ, ठीक है। इस प्रकार से अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चले अगर हम, तो मैंने बोला पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात विष्णु भगवान या फिर कृष्ण जी, है ना। और वही तो पीले वस्त्र है, उनको तो पीताम्बरधारी बोलते हैं। तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि इन ब्रीफ में जो आपको बता दे कि ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग है क्या। तभी तो मैंने बोला यहाँ पे सार्थक शब्द तो मीनिंग होना चाहिए। तो पीताम्बर यानी कि पीले हैं जिसके वस्त्र, उस वो है विष्णु जी। इस प्रकार से हम समास के, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि समास होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगी चाहे जिसने पहले इस टॉपिक को किया है या नहीं किया उसको भी ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट। अब देखिए, अब जितने भी आपके समासिक शब्द होते हैं ना, जैसे मैंने बोला अभी नीलकमल बोला मैंने, ठीक है, नीलकमल हो गया, और नीलकंठ हो गया, आपका आपका पीताम्बर हो गया। ये जितने भी मैंने आपको शब्द बोले हैं इसको समासिक शब्द बोलते हैं। इसके इन सब के अंदर ना दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक तो होता है आपका पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जो भी बच्चा देखे उसको एकदम से ना दिमाग में आ जाए। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला पद। और उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद का पद, ठीक है। तो जितने भी आपके समासिक शब्द हैं उनके अंदर आपके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब उनमें से, इन दोनों में से कौन सा पद प्रधान रहेगा और कौन सा पद गौण रहेगा, ठीक है ना, ये देखने वाली बात होती है। तो देखो, इन दोनों में से जो वह पद प्रधान होगा, तो इसका मतलब क्या है? वह पद जिससे समासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो, यानी उसका पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो जाए एक तरीके से, ठीक है। और यानी कि जो भी वर्ड है ना, उसका जितना भी मीनिंग है वो आगे वाले वर्ड पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं प्रधान पद, ठीक है। और गौण पद उस जो पूरा वर्ड है वो उसका जो मीनिंग है ना वो पीछे वाले वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है,
समझ में आ गया होगा। बहुत कोशिश करिए कि मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर में समझाने की, बट आपको एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पता लगेगा, यानी कि प्रधान पद क्या होते हैं? वह पद जिसे समासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो, और गौण पद वह शब्द जिसे समासिक शब्द पर बहुत कम ना या फिर ना के बराबर प्रभाव पड़े, उसे बोलते हैं हम गौण पद। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक एग्जाम्पल बताऊं, अगर जैसे मैंने बोला प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन, प्रत्येक दिन, यही हुआ ना इसका मतलब। प्रतिदिन तो यही होता है ना, हर रोज, हर दिन। तो यहाँ पे दिन कैसा बताया जा रहा है? प्रति, यानी कि हर एक दिन। दिन कैसा बताया जा रहा है? हर एक दिन, प्रति, प्रति यानी कि प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे इस शब्द की, ठीक है, जो अर्थ है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से इसका जो मीनिंग है ना, इस वाले का जो मीनिंग है वो आपके प्रति के ऊपर अर्थ जो है ना पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रधान पद। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा दिमाग में रखो। और जो इसके मैं आपको प्रकार बताऊंगी ना कि प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं, उसमें आपको बस दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास, और उसके बाद है फोर्थ बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास को ही दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका कर्मधारय समास और दूसरा है आपका द्विगु समास। ठीक है, और ये ना मैं आपको इतने इजी वे से समझाऊंगी ना कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और एक बार आप रिवीजन करोगे और जैसे मैंने नोट्स बना रखे वैसे बनाओगे ना, पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला। फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करती हूँ अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास के अंदर आपका पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद क्या रहेगा? प्रधान। यानी कि जो भी वर्ड होगा उसका जो मीनिंग होगा ना वो पहले वाला, जो पहला उसका शब्द होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोला ना प्रतिदिन, तो दिन कैसा? हर एक दिन। भरपेट बोलती हूँ अगर मैं, तो पेट कैसा? भरा हुआ। तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड वाला पार्ट होगा ना वो फर्स्ट पार्ट के अर्थ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो उसका पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज कर देगा, मीनिंग चेंज कर देगा। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसके अंदर पहला पद आपका प्रधान रहता है, और जितने भी आपके यण संधि के आते हैं ना सारे शब्द, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने बोला ना यण संधि में, मैं आपको संधि के अंदर ना पूरे ट्रिक्स के साथ बता रखा है कि य व के साथ जब आधा वर्ण आता है, आधा अक्षर आता है, तो उसको हम यण संधि बोलते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखो, वही एग्जाम्पल आ गया इसके अंदर कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन कैसा? प्रत्येक, प्रत्येक दिन हम ये बोलते हैं ना कि हर रोज दिन। भर पेट, पेट कैसा? भरा हुआ। आमरण, वरण कैसा? आज जन्म, प्रत्येक। तो इस प्रकार से ये जो आपको ऐसे ऐसे वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं पहला पद आपका प्रधान है इसमें। ठीक है, पहला पद प्रधान है इसमें, तो इसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, जो कुछ ना एग्जाम्पल्स पेपर में भी आए हुए हैं, जैसे पुष्टानुपुष्ट, पुष्टानुपुष्ट यानी कि पुष्टों के बाद पुष्टें, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यथासंभव, संभव यानी कि पॉसिबल, पॉसिबल हो जाएगा लेकिन कैसे भाई? जैसे तेरे को टाइम मिले, जैसे ही संभव हो, उस प्रकार से। तो यथासंभव का मतलब क्या? जैसे ही संभव हो, संभव तो होगा लेकिन जैसे ही संभव हो। ठीक है, तो इस चीज़ का जो मीनिंग है ना वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज कर रहा है। तो इसलिए पहला पद इसके अंदर प्रधान है। खटके, बेखटके, बेखटके यानी कि बिना खटके के। खटके के जो मतलब क्या है कि आवाज़ करके, और बे लगा दिया इसके आगे तो पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग ही चेंज हो गया ना। तो बेखटके यानी कि बिना खटके के। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कईयों को इसमें मुश्किल होती है, बट मैंने कोशिश तो की है अच्छे तरीके से समझाने की। अभी जैसे आप आगे आगे वाले समास करोगे ना, आपको ना अपने आप ही डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास। ठीक है, बहुत ईजी समास है ये द्वंद्व समास। पहले तो आप एक बार ना ये देख लीजिए कौन कौन सा पद किस किस में प्रधान रहता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास के अंदर क्या होता है? पहला पद प्रधान है। तत्पुरुष समास के अंदर आपका उत्तर पद प्रधान रहता है, और द्वंद्व समास के अंदर आपके दोनों ही पद जो है ना वो प्रधान रहते हैं, और बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों ही पद गौण रहते हैं। मैंने को बताया था ना गौण। ठीक है ना, तो अव्ययी के अंदर कैसा हो जाएगा? दिमाग में रख लो इस चीज़ को। अव्ययी के अंदर कैसा हो जाएगा? पहला पद प्रधान। तत्पुरुष के अंदर कैसा हो जाएगा? आपका उत्तर पद प्रधान। और द्वंद्व के अंदर क्या हो जाएगा? आपके दोनों के दोनों पद ही प्रधान रहेंगे। और बहुव्रीहि समास के अंदर क्या हो जाएगा? आपके दोनों के दोनों पद ही गौण रहेंगे। समझ में आ गया? अप्रधान, गौण रहेंगे।
तो इस प्रकार से अब मैंने आपको अव्ययी भाव समास तो करवा दिया, मैं आपको द्वंद्व समास करवाती हूँ। देखो द्वंद्व मतलब कि थोड़ा सा ना युद्ध की फॉर्म में चल रहा है, अपोजिट से चल रहे हैं थोड़े से, है ना, जो साथ साथ चलने वाले शब्द हैं। अब इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूँ कि कैसे इसे पहचाना जाएगा, या तो योजक चिन्ह से जो शब्द जुड़े रहे होंगे, ठीक है, योजक, योजक चिन्ह पता है आपको, ये होता है योजक चिन्ह, ठीक है, माइनस नहीं है, ये योजक चिन्ह है ये। जैसे मैंने बोला माता पिता, ठीक है, माता पिता, ये देखो इस साइन से जो जितने भी जुड़े हुए शब्द हैं वो सारे के सारे आपके द्वंद्व समास के अंदर आते हैं, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए जैसे कर्ण अर्जुन, कर्ण अर्जुन ऐसे लिखते हैं ना, कर्ण अर्जुन, तो यहाँ पे कर्ण और अर्जुन, कर्ण और अर्जुन, तो ये हो गया द्वंद्व समास आपका। देखो अगर मैं माता पिता मैंने लिखा ये, तो अगर मुझे इसका समास विग्रह करना है तो मैं कैसे बोलूँगी, माता और पिता, है ना। तो योजक चिन्ह के जहाँ पे योजक चिन्ह है उसकी जगह पर क्या लग गया, और लग गया, ठीक है, उसकी जगह पे क्या लग गया, और लग गया। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो जिसको हम बोलते हैं एक साथ बोले जाने वाले शब्द, ठीक है, दो द्वंद्व समास कैसा हो जाएगा, एक साथ बोले जाने वाले शब्द जितने भी होते हैं ना वो हमारे द्वंद्व समास के अंदर, जैसे माता पिता, दाएं बाएं, दाल भात, ऊपर नीचे, ठीक है ना, भाई बहन, घास फूस, दिन रात, चाचा चाची, इस प्रकार से जितने भी बोले जाने वाले शब्द होते हैं ना, एक साथ बोले जाने वाले शब्द, वो सारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। या फिर जो योजक चिन्ह से जुड़े शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना माता पिता, इसकी देखो ये क्या है, ये जो चिन्ह है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह से जुड़ने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके द्वंद्व समास के अंदर आ जाएंगे। और एक तो मैंने आपको बताई दिया कि दोनों के दोनों पद ही इसके अंदर क्या होते हैं, प्रधान रहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि माता पिता, दाल भात, दाएं बाएं, कर्ण और अर्जुन, कर्ण और अर्जुन, देवासुर, देव और असुर, ठीक है, ऊपर नीचे, आकाश पाताल, आचार विचार, भाई बहन, घास फूस, दिन रात, चाचा चाची, जन्म मरण। अगर देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि और शब्द का प्रयोग कैसे, माता और पिता, दाल और भात, ठीक है ना, ये देखो ये वाले शब्दों का बस मास विग्रह करते टाइम पे हमने और शब्द लगा देना वहाँ पे। और या फिर आपके पास अगर कभी ऐसे लिखा भी आ जाए ना, उसमें बताना पड़ जाए आपको कि ये कौन सा समास होता है, तो माता और पिता, तो यहाँ पे कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इस चीज़ को पहचान सकते हो। तो अब तक के मैंने आपको दो समास बता दिए, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास, बहुत ईजी वाला है ये, बहुत ईजी वाला, ठीक है। और आपको ना बहुत मज़ा भी आने वाला है इसमें, मुझे तो बहुत मज़ा आता था जब मैं छोटी थी ना, तो पढ़ते होते थे क्लास 8th 9th के अंदर। देखो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ अपनी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना, यानी कि जब दो शब्दों से मिलकर किसी अन्य या फिर तीसरे की तरफ इशारा करे उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। यानी कि दो शब्द मिलकर, अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीलकंठ, इसमें एक ये शब्द हो गया कंठ और एक हो गया शब्द नील, ठीक है। तो ये दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला नीलकंठ, अगर मैं इसका समास विग्रह करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, नीला है जिसका कंठ, अर्थात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, महादेव की तरफ। समझ में आ गया, इस प्रकार से यानी कि दो शब्द मिलकर के जब किसी तीसरे की तरफ इशारा करेंगे उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। मैंने इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे मैंने बोला पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, अर्थात कौन, तीसरे की तरफ कौन, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं भैया साहब, विष्णु जी को, सबको पता है विष्णु जी, ठीक है। गजानन, गज का सिर हो जिसका, ठीक है ना, गज का सिर हो जिसका, ये कौन है, गजानन किसको बोला जाता है, गणेश जी को तो बोला जाता है, तो ये तीसरे की तरफ नहीं इशारा कर रहे, तो वहां पे बोला जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। मैंने बोला दशानन, आपने बोला बहुव्रीहि समास, बस इस प्रकार से याद करना है। दशानन 10 सिर हो जिसके, अर्थात रावण, वो तो रावण ही है, रावण जी को ही दशानन बोला जाता था, ठीक है। चतुरानन, चतुरानन 4 सिर हो जिसके, आनन का मतलब तो सिर ही होता है, ठीक है। चतुरानन, चतु का मतलब क्या होता है, चार, 4 सिर हो जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु जी, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, तो तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ऐसी है सुलोचन, सुंदर है जिसके लोचन, यानी कि सुंदर नयनों वाली स्त्री, तो किसी न किसी की तरफ तो कर रहे हैं वो, अर्थात जैसे हम ना भगवती की जब स्तुति करते हैं तो उनको बहुत बोल जाते हैं कि आप बहुत सुंदर हो माता, आप कोमल हृदय वाली हो, कमल नेत्रों वाली हो, इस प्रकार से करते हैं ना, तो वो उनको इंगित कर रहे हैं ना, तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो सुलोचन भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास के अंदर ही आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि बहुव्रीहि समास जब दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। और एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि एक ही
शब्द के अंदर आपका एक समास हो, एक से ज़्यादा समास भी हो सकते हैं, आपको विग्रह करना आना चाहिए उसका। और अगर एमसीक्यू की फॉर्म में वहाँ पे एक समास दिया गया है, ठीक है, और आपको पता है कि इस वाले शब्द के अंदर आपके दो समास लग रहे हैं और दोनों का दोनों नाम दे रखा है, तो आपको दोनों ही टिक करके आने हैं वहाँ पे, यानी कि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी दे रखा होगा बोथ का, तो आपको वो टिक करके आना है, कभी एक टिक करके आ जाओ, ठीक है। अगर नहीं दे रखा होगा तो आपको पता ही है कि एक तो है ही है, फिर तो आप उसी को ही टिक करोगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम तत्पुरुष समास। मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है आपके पास कर्मधारय समास और दूसरा आपका द्विगु समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास मैंने बोला तत्पुरुष समास के अंदर क्या ऐसा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तब ये जो जब तत्पुरुष समास को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो इसके अंदर भी कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी बोला कि जरूरी नहीं है कि एक शब्द के अंदर एक ही समास हो, एक से ज़्यादा समास भी हो सकते हैं, तो आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला नीलकंठ, अब आप बोलो कि नीला है जिसका कंठ अर्थात महादेव जी, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि समास होएगा ये वाला। अगर मैं बोलूँ नील और कंठ, कंठ कैसा यानी कि गला कैसा, नीला, तो यहाँ कंठ क्या हो गया, विशेष्य, यानी कि जब एक शब्द की यानी कि पिछले वाले शब्द की विशेषता, विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले, किसकी विशेष्य की तो बताएंगे ना। यानी कि पूर्व पद क्या होगा आपका, विशेषण रहेगा, ठीक है, जो विशेष्य की विशेषता बताने वाला है, और उत्तर पद क्या रहेगा आपका, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। जैसे कि कंठ है, कंठ क्या आपका विशेष्य, इसी की तो विशेषता बताई जा रही है कि भाई ये कैसा है, नीला है, पीला है, लाल है, काला है, कैसा है, तो ये कैसा बताया जा रहा है, नीला, तो इसकी विशेषता क्या, इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, नीली, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो अगर बोलूँ मैं कंठ, कंठ कैसा भाई साहब, नीला, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण, यानी कि जब इसके अंदर पूर्व पद आपका विशेषण रहता है, दूसरा पद आपका विशेष्य रहता है, तो वहां पे कर्मधारय समास लग जाता है, ठीक है। तो नीलकंठ के अंदर आपका एक और समास है, कर्मधारय समास, पल्ले पड़ गया। नेक्स्ट आपके पास नीलकमल, देखो नीलकमल, नील कमल, कमल कैसा भाई साहब, नीला, कमल कैसा, नीला, तो यानी कि कमल की विशेषता क्या बता रहा है, ये नील, तो ये क्या हुआ, विशेषण, तो यहाँ पे कौन सा समास लग गया, कर्मधारय समास, ठीक है। उसके बाद है पीताम्बर, आप बोलोगे पीताम्बर, पीले हैं जिसके वस्त्र अर्थात विष्णु जी, हाँ तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास, मैंने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक और समास है, वस्त्र कैसा, अंबर कैसा, वस्त्र कैसा, पीला, ठीक है। तो वस्त्र कैसा, वस्त्र की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे शब्द पीला, तो ये कैसा हो गया, ये विशेषण हो गया, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास महादेव, देवों में क्या, जो महान है, महान है जो, देवों में क्या, जो महान है, अर्थात महादेव, बिल्कुल सही, तो ये बहुव्रीहि समास तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर उसकी विशेषता बताई जा रही है कि देवों में कैसा भाई साहब, महान है जो, ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका कर्मधारय समास। अब है महावीर, जिसको हम हनुमान जी भी बोलते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास भी हुआ, लेकिन महान है जो वीर, वीर कैसा है भाई साहब, महान है, महान, ठीक है, सॉरी, वीर कैसा है, महान है जो, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास भी लग जाएगा। थोड़ा सा देखोगे ना, थोड़ा सा 2-3 बार इसकी रिवीजन करोगे, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, समास बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होता है। उसके बाद है दानवीर, अब दानवीर तो अर्थात हम कर्ण को भी बोलते हैं, तो इसके अंदर बहुव्रीहि समास भी होना चाहिए, ठीक है, बहुव्रीहि समास होना चाहिए ना इसके अंदर। लेकिन दानवीर, वीर, वीर कैसा, दान करने वाला कैसा, वीर है भैया, दान करने वाला वीर है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास भी हो जाएगा। एक जो है ना दूसरे की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब है नील गाय, गाय कैसी, नीली है, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है नीली, तो यहाँ पे कर्मधारय समास लग जाएगा। अब है परमानंद, आनंद कैसा भैया, परम है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है, तो यानी कि यहाँ पे कर्मधारय समास, आनंद की विशेषता बताई जा रही है। अब है चंद्र खिलौना, खिलौना कैसा, चंद्रमा के समान, खिलौना कैसा, चंद्रमा के समान, तो यहाँ पे खिलौने की विशेषता बताई जा रही है चंद्र, तो यहाँ पे कर्मधारय समास। अब है लाल मणि, मणि कैसी, लाल है, तो यहाँ पे मणि की विशेषता बताई जा रही है लाल, तो यहाँ पे कर्मधारय समास। अब है घनश्याम, घनश्याम बादलों के समान, ठीक है, श्याम, घनश्याम तो हम उसको बोलते हैं ना कृष्ण जी को भी, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी लग जाएगा और आपका कर्मधारय समास भी लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक समास के, एक शब्द के अंदर आपके एक से ज़्यादा समास हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ईजी समास है ये वाला भी, ध्यान से समझेंगे। द्विगु समास भी आपका तत्पुरुष समास के अंदर आता है, और मुझे पता है तत्पुरुष समास के अंदर जो होता है उत्तर पद प्रधान रहता है, तो भैया हम वही चीज़ बताने वाले हैं। देखो दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान रहेगा आपका, लेकिन जो पहले वाला पद होगा ना, तो वो कैसा रहेगा, संख्यावाचक होगा, यानी कि नंबर्स होंगे,
संख्यावाचक हो गया, जहाँ पे भी आपको संख्यावाचक वाला दिख जाएगा तो वहाँ पे कौन सा समास लग जाएगा आपका, द्विगु समास। ठीक है, मैंने बोला कर्मधारय समास के अंदर उत्तर पद प्रधान रहता है, लेकिन वहाँ पे विशेषण होता है, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता बताई जाती है। और यहाँ पे क्या है, आपको दूसरे वाले पद की क्या बताया जाएगा, संख्यावाचक होगा आपका पहला वाला पद। अब एक ना इसको थोड़ा इससे समझो एग्जाम्पल से, दशानन, दशानन यानी कि 10 आनन हो जिसके, यानी कि 10 सिर हो जिसके, तो आनन क्या है, दूसरा पद है, 10 क्या है, पूर्व पद है, तो पूर्व पद कैसा है, यहाँ पे संख्यावाचक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आप बोलोगे दशानन तो रावण को भी कहते हैं, तो इसके अंदर बहुव्रीहि समास भी बन जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास। और दूसरा आप कह रहे हो यहाँ पे द्विगु समास भी बन जाएगा, बिल्कुल सही, द्विगु समास भी बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो तिरंगा, 3 रंग हो जिसमें, उसको तिरंगा बोल लेंगे। ठीक है, चौमासा, चौमासा यानी कि मास कैसा, 4 मास वाला। ठीक है, महीने कैसे, 4 मास। नवरात्र यानी कि 9 रात, क्या ना रात, और इसके पहले इसको क्या डिफाइन कर रहा है, 9, तो ये संख्यावाचक हो गया, इसलिए द्विगु समास हो गया। जहाँ पे भी आपको पहला पद संख्यावाचक दिख जाए वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे द्विगु समास के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, बस उसको आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, अब है सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 वार, 7 दिन, तो वार, और ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपके पास, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है दोपहर, पहर कैसे, 2, पंचानन, 5 आनन, तिकोना, 3 कोने हो जिसके। ठीक है, तिकोना बोलेंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, इस वजह से। तो दिमाग में रखना है ये कि तत्पुरुष समास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक होगा उसे हम द्विगु समास कहते हैं। दैट्स इट। काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप खुद इसको देख लेना। ठीक है, त्रिलोक, 3 लोक, चवन्नी, 4 अन्नी, पंजाब, 5 नदियाँ, ये पूछा जाता है भैया, पंजाब 5 नदियाँ। ठीक है, तो ये द्विगु समास आएगा इसके अंदर, कभी कोई और समास भरे आओ। त्रिभुज, 3 भुजाएं, 3 बाहें। ठीक है, चौराहा, 4 राहें यानी कि रास्ते। अब चलिए, अब नेक्स्ट है आपके पास तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास यानी कि जब विग्रह करने पर का, के, की, में, पर, मैं आपको बताऊंगी, अभी बताऊंगी। देखो इसके अंदर मुझे पता है दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे मैंने बोला राजपुत्र, तो राजा का पुत्र वही होगा ना, राजपुत्र। आपने ना ये चीज पढ़ी होगी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, अलगाव के रूप में जो होता है, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे। तो बस वहाँ पे कर्ता नहीं आएगा और संबोधन नहीं आएगा, बाकी बीच के जितने भी होंगे ना वो सारे आ जाएंगे, वो आपके आ जाते हैं तत्पुरुष समास के अंदर। ठीक है, अब देखना ये 6 प्रकार के होते हैं आपके। देखो तत्पुरुष समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। देखो मैंने अभी लिख रखा है कि कर्ता को छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके। ठीक है, हेयर आते हैं ना, एक्सक्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, तो तत्पुरुष समास के अंदर आपके बाकी के यहाँ पे 6 आ जाते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, तो इसकी पहचान के जब इसको विग्रह करोगे तो वहाँ पे को आएगा। करण तत्पुरुष से या फिर के द्वारा, जैसे मतलब रोगग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। जब आप इसका समास विग्रह करें तो कैसे बन रहा है वो, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष यानी कि जब अलगाव की फॉर्म है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला एग्जाम्पल है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रही हैं ना, तो आपादान तत्पुरुष आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, जो संबंध बताए, काके की मेरी पुस्तक, इस प्रकार से। अधिकरण आ जाएगा आपके पास में, पर। ठीक है, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे सारे के सारे, बस आपको ये दिमाग में रखना है। ये दिमाग में नहीं होंगे ना, फिर तो सारी की सारी गेम ही पलट जाएगी, फिर तो क्या ही हो सकता है, फिर तो जो मर्जी भर के आओ, और क्या। अब देखिए रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो कैसा हो जाएगा उसमें, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और ये पूछा जाता है, खाली तत्पुरुष नहीं पूछा जाता इसमें, ये पूछा जाता है कौन सा तत्पुरुष है, कई बार आ भी जाता है कि करण तत्पुरुष समास है इसके अंदर। तो विद्यालय, विद्या के लिए, आल्य के लिए, तो संप्रदान। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, अब ये मुक्ति मिल रही है ना, रोग से अलग हो रहा है ना, तो आपादान आ जाएगा यहाँ पे। काम चोर यानी कि काम से जी चुराने वाला, भाई काम से जी रहे हैं, काम से दूर भाग रहा है, दूर भागा है, कोई भी चीज़ दूर भाग रही है, दूर जा रही है, और ठीक है अलग हो रही है, तो उसको बोलते हैं आपादान।
राजपुत्र, जो संबंध बताए कि किसी चीज़ का या फिर किसी वस्तु का, किसी प्राणी का कैसा संबंध है किसी दूसरी चीज़ से, वस्तु से, ठीक है ना, प्राणी से। समझ में आ गया? तो राजा, राजपुत्र राजा का पुत्र, यानी कि जो राजा का पुत्र है, अभी ये का के की किस में आगे संबंध में दर्शा रहे हैं ना। राजकन्या, राजा की कन्या, तो ये संबंध बता रही है ना कि कन्या कैसी है भैया, राजा की है ये पुत्री, ठीक है ना। राजमहल, राजा का महल, तो ये महल किसका भैया, राजा का है। तो ये आपको संबंध नहीं बता रहा क्या? तो उसको बोलते हैं संबंध तत्पुरुष। समझ में आया? उसके बाद है राज सैनिक, राजा के सैनिक, तो ये कैसे हो जाएगा, संबंध आ जाएगा, इसके अंदर संबंध बताया, सैनिक किसके हैं भाई, सब राजा के हैं, ठीक है। उसके बाद है मुनि श्रेष्ठ, यानी कि मुनियों में जो श्रेष्ठ है, तो अधिकरण नहीं आ रहा, मुनियों में जो श्रेष्ठ है वो कैसा आ जाएगा, अधिकरण। अधिकरण में मैंने आपको बताया ना, में या फिर पर हो जाएगा, वही चीज़ है। तो मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, तो अधिकरण। नगरवास, नगर में वास करने वाला, तो अधिकरण। आप बीती, आप पर बीती, मैंने बताया ना अधिकरण के अंदर क्या था, में और पर आता है ना, तो अधिकरण आ जाएगा इसके अंदर। देश निकाला, देश से निकालने कि देश से अब भैया अलग कर दिया ना, कि तुम इस देश के अंदर वापस नहीं आ सकते, अलग कर दिया, दूर भगा दिया, तो अपादान आ जाएगा, अलगाव की फॉर्म में है ये चीज़। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त कर दिया, तो ये भी अपादान आ जाए आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कवि रचित, यानी कि कवि द्वारा रचित, तो वो करण आ जाएगा ना। करण में मैंने को बताया था, करण, कर्म ने, सॉरी कर्ता ने, उसको हमने लेना ही नहीं है, तो कर्म को करण से या फिर के द्वारा, तो यहाँ पे कवि रचित है ना, तो कवि द्वारा रचित, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण। उसके बाद है मनोहर, मन को हरने वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कर्म आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, मन को हरने वाला, ठीक है ना, कर्म को। ये तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगे, याद करनी पड़ेंगे, इसकी और कोई ट्रिक तो नहीं है याद करने की, कि कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, अलगाव की फॉर्म में हो जाता है यहाँ पे, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा, तो करण आ जाएगा। अब यहाँ पे अलगाव नहीं है, ये अलग नहीं हो रहा यहाँ पे कुछ भी चीज़, ठीक है। देशाटन, देश में अटन, यानी कि भ्रमण करना, ये आता भी है कई बार, तो देशाटन, देश में अटन, यानी कि भ्रमण करना, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अधिकरण। अधिकरण के अंदर आता है में और पर। उसके बाद है तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, ठीक है ना, तुलसी द्वारा रचित, ये पूछा गया है, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, करण आ जाएगा, कि तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है ना। तो तुलसीकृत का मतलब ये होता है। कवि पुंगव, कवि पुंगव यानी कि कवि में पुंगव, यानी कि कवियों में जो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ होता है, कवि में जो पुंगव, अधिकरण आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कवि पुंगव, ये भी पूछा जाता है। वनवास, वन में वास करने वाला, में अधिकरण, अधिकरण में पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोशिश तो मैंने करी है पूरी कि हर एक बंदे को समझ में आए। जितने मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं ना, इसको अच्छा अच्छे तरीके से एक दो बारी पढ़ लोगे ना, तो दिमाग में फिट हो जाएंगे, और इन्हीं में से ही ना आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे मैं इसमें MCQ करवाऊंगी आपको, ठीक है, सारी की सारी अपलोड कर दूंगी मैं वीडियोज़, MCQ करवाऊंगी मैं आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाऊंगी। तो आपको उसमें से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका कितना टॉपिक प्रिपेयर है या कितना नहीं है, ठीक है। और एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है, ताकि हमें भी हेल्प मिले। और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज़रूरत है, वो आगे इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, तो उन तक हमारी वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ठीक है। और बाकी एक बार क्विक रीज़न कि मैंने आपको समास बताए, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देना किसी भी चीज़ को, शाब्दिक अर्थ यानी कि संक्षेप में लिखना, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना जो सार्थक शब्द है, यानी कि जिसका कुछ मीनिंग होगा, तो वही होएगा समास, ठीक है। आपके जो समासिक पद होते हैं, शब्द होते हैं, वो दो पद होते हैं, उसके अंदर पहला पद और उत्तर पद, और किसी भी शब्द का पहला पद प्रधान रहेगा या दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान रहेगा, तो वो कैसे डिसाइड होता है वो भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। और प्रधानता के आधार पर समास के जो है 4 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, पूर्व व उत्तर पद दोनों पद प्रधान रहते हैं इसके अंदर, और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, उन्हीं को ही दिमाग में रख के, उनको ध्यान में रख के मैंने कंटेंट बनाया है, और खुद ऐसे बनाया जैसे मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ उस चीज़ की, ठीक है। थैंक यू सो मच।